आदरणीय वसंता जी, आप साधुवाद के पात्र हैं। आपका क्रम है, आपकी तपस्या है, आप इसके स्तंभ हैं, सूत्रधार हैं, तभी यह कार्यक्रम हो रहा है। विजयलक्ष्मी मेरी परिवार से लंबी मुलाकात राज्यपाल बनने के पहले हुई, तब से मैं परिवार का सदस्य बन गया। आप साक्षी हैं, बहुत मुलाकात हुई है। जिग्नेश जी आपके दामाद बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। यशोधरा और वेदांशी, इन सब से मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है और दोनों परिवारों को एक घटना जोड़ती है जो पीड़ादायक भी होती है, समय के साथ भूली भी नहीं जाती है, और वो है वैष्णव की अनुपस्थिति। वसंता जी का पुत्र, इस घटना ने दो परिवारों को 2014 के आसपास जोड़ दिया, जब मैं अचानक इनके साथ एक यात्रा कर रहा था। उसके बाद जब भी मौका मिला और जब भी हैदराबाद गया, अल्प समय में भी आपको बुलाया, और जब भी ये यहाँ पर आई हमने चर्चा की, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम भावुकता से भरपूर है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल बनने से पहले, राज्यपाल के द्वारा बनने के दौरान और बाद में मुझे आपके दर्शन का और मार्गदर्शन का बड़ा लाभ मिला है, और जब भी अवसर आया है मैंने आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। श्री जी किशन रेड्डी केंद्र में मंत्री हैं, पर उनके प्रति बंडारू दत्तात्रेय जी का जो प्रेम है और जो इनका वर्णन करते हैं कि कैसे मोटरसाइकिल पर इन्होंने कितनी सेवा इनकी की है, कितने कर्मठ कार्य करता है, ये मैंने देखा भी है, पर आपने परिभाषित भी किया है। गवर्नर बिहार 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, मेरे वरिष्ठ मंत्री। आज के भारत में कुछ विषय का ज्ञान जो आपको है वो अद्वितीय है। घटनाक्रम ऐसे घटा जो मैं बताऊंगा तो आप थोड़े संकुचित हो जाएंगे, पर ही नेवर हेजिटेटेड टू हैंड होल्ड मी। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन्स who 35-36 years ago was a brilliant cabinet minister when the government took change. But the change of 89 was catalyzed by your courage of conviction. Arjun Ram Meghwal, a man who has created history by piloting Women Empowerment Bill, a great social justice act. जमीन से उठे हुए व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जिलाधीश बने और कभी कोई घमंड नहीं किया, कर्म किया। इनके साथ एक घटना हुई, ये गांव के अंदर गए, तब सरकार नई नई बनी थी तो कनेक्टिविटी पूरी इम्प्रूव नहीं हुई। आज तो हर गांव के हर घर में इंटरनेट है, 4G उपलब्ध है, 5G भी बहुत जगह है।
तो एक महिला परेशानी में थी, उसको चिकित्सा की मदद मिले तो ये पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अर्जुन जी, आप पेड़ पर चढ़ गए और स्वास्थ्य कर्मचारी से बात की कि जल्दी आओ। इन्होंने लुटियन डेली को देखा नहीं था। अचानक एक खबर चल गई कि इंटरनेट कहां पर है, मंत्री तो पेड़ पर है। इनका कर्म इनके बीच में बाधित हो गया। अच्छा हुआ लोगों ने समझ लिया। बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं एसपी बघेल जी। बघेल साहब, आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं। जैसे मनोहर लाल जी मन को हरते हैं, नायब सैनी भी नायाब है। ऐसे लगता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई राजनीति में बहुत अच्छी हुई है। मेरे सामने बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उनका नाम लेना मेरे लिए जरूरी है, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यदि किसी का भूल जाऊं तो। श्री कलराज मिश्र जी, he defined the role of governor, and anyone who would go to राजस्थान राजभवन, भारत के संविधान के निर्माण के बारे में जो जानकारी मिलेगी आपके प्रयास से, वो अद्वितीय है। श्री जगदीश मुखी जी, मुझे उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की हैसियत से उस प्रांत में जाने का सौभाग्य मिला जहां आप थे, पर इनसे भी एक अलग लगाव है। इनको भी पीएचडी जब मिली तो इनको बड़ा संकट का महसूस करना पड़ा। मेरी धर्मपत्नी को भी पीएचडी मिली तो मैं बाधक बना, तो दोनों की आपस में इस बात को लेकर बहुत बात होती थी। राज्यसभा के सदस्यों के बारे में मैं खास ध्यान रखता हूँ, और उसमें भी यदि कोई निर्दलीय हो, चाहे दलीय समर्थन से हो, तो बात ही कुछ और है। कार्तिकेय शर्मा जी, सुभाष बराला जी, जब लोकसभा की बात आती है तो राज्यसभा और लोकसभा में दो फर्क है महत्वपूर्ण। एक, प्रधानमंत्री कौन बनता है यह लोकसभा तय करती है, और जयप्रकाश जी स्माइल करने लग गए कि ताकत तो है में। और वित्तीय मामलों में भी लोकसभा है, तो अनुराग जी का भी चेहरा खिल उठा है कि इनको याद किया जा रहा है। पर जिनका मैं गार्जियन रहा और जो लोकसभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और राज्यसभा में भी सदस्य रहे, उनका नाम है दीपेंद्र हुड्डा। मैं इनका गार्जियन रहा हूं। पूर्व व्यक्ति को भी याद किया जा सकता है, वैसे तो पूर्व को ज़्यादा नहीं करना चाहिए जो हमको छोड़कर चले गए बीच में, पर कृष्णपाल जी आप तो मंत्री बने हैं, चलो इजाज़त ले लिया, अच्छा है। 1979 में एक घटना हुई और वो घटना मैं भूल नहीं पाऊंगा कि उस घटना का एक साक्षी यहाँ पर विद्यमान है। 1979 को में 1 फरवरी को मेरी शादी हुई और रामविलास शर्मा जी वहाँ उपस्थित थे। तब से इनका स्नेह परिवार के प्रति निरंतर है। बड़ी कोशिश करता हूँ, फिर भी ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप ब्राह्मण होने के बावजूद मुझे इनसे लक्ष्मी प्राप्त करनी पड़ती है। आज के बाद बंद कर देंगे। हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर मेरा काफ़ी समय रहना हुआ, तो वहाँ ज़रूर आपको एक संरक्षक की आवश्यकता पड़ती है, जो आज संघ के अंदर बड़े पद पर हैं, क्षेत्रीय संचालक पवन जिंदल जी।
राजनीति के अंदर जब शुरुआत की मैंने, और जिसने मेरा हौसला बढ़ाया, उसके बाद लगातार सांसद बनता रहा, और हमारे साथ भी सांसद थे, उनका नाम जयप्रकाश जी है। आज के दिन हम एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं और पूरा विश्व इसके बारे में चिंतित है, पर आप तो तब ग्रीन ब्रिगेड के चीफ थे। सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक जीवन में क्या मापदंड हो, उसमें मेरे हमेशा आदरणीय रहे, और जिस समाज से मैं आता हूँ उसके वरिष्ठतम सदस्य हैं, जिनके इतिहास की मैं चर्चा करूं तो उनके पिताजी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य रहे, बाद में भी सदन के सदस्य रहे, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला, और माननीय भूपेंद्र जी हुड्डा का भी मुझे मिला, और लगातार मिलता रहा। और राजनीतिक दृष्टि से यदि अगर परिवार की भूमिका देखी जाए तो ये बेमिसाल है, और किसी भी राजनीतिक चुनाव का आंकलन यदि करेंगे तो इसकी गहराई और मजबूती सामने आएगी। फिर भी आज के दिन आपका सबसे बड़ा आभूषण वो है जिनका मैं गार्जियन रहा हूं, दीपेंद्र। दुष्यंत उस समय बच्चा था, और इनके दादाजी ने मुझे 89 के अंदर एक दिन बुलाया और कहा चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा कि मैं तो वकील हूँ, मेगा भी छात्र रहा हूँ, वकालत बहुत अच्छी चल रही है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। तो मनोहर लाल जी उन्होंने कहा प्लीडर का पी हटा दो, लीडर बन जाओ। पर उसमें भी जो मेरी बहुत बड़ी मदद की वो इन बच्चों ने तो की, पर इनके पिताजी और इनके चाचा ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और असली जो मेरे को हिम्मत दी जयप्रकाश ने, जय की राशि पराकाष्ठा पर रही। बदलाव में पहली वीपी सिंह की सरकार में जयप्रकाश मंत्री नहीं बन पाया, पर चंद्रशेखर जी की सरकार में बने। ज्ञानचंद गुप्ता जी, हाँ, ज्ञान के भंडार हैं। मतलब मैं गलती करूंगा, नाम कईयों के भूल जाऊंगा, अधिकारियों के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं। चाचू जी, आपकी जो स्माइल है इसको आप कॉपीराइट करा लीजिए, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज का दिन बहुत खास है। राज्यपाल जीवनी लिखने लगे हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का विमोचन करने का सौभाग्य मिला, और पुस्तक का टाइटल था चुनौतियां मुझे पसंद है। मैंने कहा महामहिम राज्यपाल, चुनौतियां तो आपके मुख्यमंत्री योगी जी को भी बहुत पसंद है। और मैंने कहा चुनौतियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती, चोली दामन का सा साथ है। और भारत के प्रधानमंत्री ने गत 10 वर्ष में दिखा दिया कि चुनौतियों को वो अवसर में बदलते हैं और हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। और नतीजा दुनिया के सामने है कि जो भारत अर्थव्यवस्था में लड़खड़ा रहा था वो आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और हमने जो साइलेंस ऑब्जर्व किया, पहलगाम में जो घटना हुई, आज के दिन हर भारतीय महसूस कर रहा है कि शासन की ताकत क्या होती है।
शासन का दृष्टिकोण क्या होता है, शासन का सोच क्या होता है। आज इस मामले में हम किसी देश के मोहताज नहीं हैं, और जो कुछ हो रहा है वह हर भारतीय के मन को ऊंचा कर रहा है। उस मौन के साथ हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। कोई भी हित व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्र हित से ऊपर नहीं हो सकता। और इसको पूरी तरह से परिभाषित करता है जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। ये निचोड़ है आपके जीवन का। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, मैं दंग रह गया कि एक व्यक्ति का जीवन इतने संघर्षों के बावजूद नतीजे लगातार कैसे दे रहा है। व्यक्तिगत संकट, राजनीतिक चुनौतियां, पर ये आगे बढ़ते रहे। शुरुआत की राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक के रूप में, फिर विस्तारक, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर केंद्र में मंत्री बने, तब जब मेरा इनसे परिचय हुआ, और राज्यपाल। इन द प्रोसेस द ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा, सर आप मेरे चित्त से कभी उतरते नहीं हैं, इसलिए बिहार निकल रहा था। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा हैज़ ट्रावर्स्ड द लैंडस्केप ऑफ दिस कंट्री and doted it by his contributions, which are remarkable. बहुत कुछ कहा गया है, पर मैं कुछ बातों की ओर इशारा करूंगा जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। 1984 की बात है, और वर्तमान महामहिम राज्यपाल जी चलते फिरते नक्सलाइट एरिया में पहुंच गए। अब नक्सलाइट एरिया में पहुंच गए तो अपने संस्कारों को इन्होंने ध्यान में दिया, और भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ा सिद्धांत है अभिव्यक्ति और वाद विवाद। बिना अभिव्यक्ति के प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता, और अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति ये समझे कि मैं कह रहा हूँ वही सही है और कुछ सही नहीं है, तो अभिव्यक्ति सार्थक नहीं है। अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाले व्यक्ति को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि दूसरे का मत सुनो। इसको कहते हैं वाद विवाद। और हमारे वैदिक व्यवस्था में कहा गया है इसको अनंतवाद। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति और वाद विवाद कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जीवन में अक्सर देखा गया है कि अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति जब दूसरे की बात सुनता है तो उसको बहुत जल्दी बोध हो सकता है कि मेरा मत सही नहीं है, उसका मत सही है। और यदि अगर हम अभिव्यक्ति और वाद विवाद, जिसको अनंतवाद कहते हैं, उससे दूर भटक जाएंगे तो अहम और अहंकार आएगा, जो प्रजातंत्र और व्यक्ति दोनों के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। इस सिद्धांत का पालन करने वाले और पुस्तक के लेखक आज के महामहिम राज्यपाल हरियाणा ने 1984 में नक्सलियों के सामने इसका प्रयोग कर डाला और इनसे वाद विवाद किया, उनसे चर्चा की। रिमार्केबल है, हिम्मत चाहिए। जब आप खतरे के सामने होते हो, आपकी बोलती बंद होनी चाहिए थी, पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी भावना व्यक्त की और किया। दूसरा सीन मुझे याद आता है इमरजेंसी का। हमने पिक्चरों में देखा है, चलचित्र में देखा है, आप 30 फुट से कूद गए मान्यवर इमरजेंसी के दौरान। ये सब मैंने देखा है। पर उस घटना से मुझे एक बात याद आती है कि भारत की संसदीय यात्रा को जब हम देखेंगे तो उस कालखंड को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो काला अध्याय है। उस काले अध्याय की याद हमेशा आती रही
वो हमारे संकल्प को मजबूत करता रहे कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। और कभी हम ये भूल न जाएं तो गत 10 वर्ष से भारत गणतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है। मनोहर लाल जी, गत 10 वर्ष से वो दिन हमें याद दिलाता है कि तपस्वी लोगों ने बड़ी मेहनत कर वो संविधान बनाया। उनके एक सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं, भूपेंद्र जी। आपके पिताजी संविधान सभा में थे, उनके पोते भी यहाँ हैं, दीपेंद्र। वो तपस्वी लोग थे, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थे। 3 साल से कुछ दिन कम उन्होंने बैठकें की, पर कभी ऐसा मौका नहीं आया कि डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन हो। उन्होंने हमेशा डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन को महत्व दिया। और ऐसा नहीं था कि उनके सामने चुनौतियां नहीं थी। मनोहर लाल जी, दे फेस डिविजिव इश्यूज, कंटेंशियस इश्यूज, पर उन्होंने अपनी नाव को सुरक्षित किनारे लगा दिया। जब ऐसे महापुरुष की किताब का विमोचन हो रहा है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ इस पर भी संकल्प लेना चाहिए कि प्रजातंत्र तभी फलेगा फूलेगा जब प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं, संसदीय व्यवस्था सर्वोपरि होते हुए दैट ब्लॉसम्स, दैट शाइन्स, दैट हैज टू बी नर्चर्ड। सबसे बड़ी चुनौती है कि आपने लिखने की हिम्मत की। लिखना बहुत मुश्किल है, खुद का आकलन कई बार पीड़ादायक होता है, पर आपने बड़ी ईमानदारी से बातें लिखी और जितने चित्रों का चयन आपने किया है वो चित्र बोल रहा है। ऐसा लगता है कि आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ आपके परिवार की फोटो जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। वैष्णव, उसके बावजूद आपने जो परिवार को इतना स्थायित्व दिया है। जब मैं देखता हूँ तेलंगाना की पृष्ठभूमि के अंदर 2 बड़े चेहरे आपकी उपस्थिति में क्या मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, जिनका राजनीतिक टकराव हमेशा प्रकाष्ठा पर रहा है। मुझे तो लगता नहीं, मन तो बहुत करता है कि कई बार किताब लिख डालूं, क्योंकि हाल ही में 2 महामहिम राज्यपालों ने लिख दिया है। पर किसी भी आदमी को अपना संकट ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। हो सकता है किताब लिखकर ज़्यादा संकट पैदा हो जाए। तो मन की बात कहना बहुत अच्छी बात है, पर कई बार अच्छी बात है कि मन की बात मन में रखी जाए। पर इस विषय के ऊपर अभी मैं चिंतन मंथन में हूँ और हो सकता है दर्शन मुझे इतना ज्ञान दे दे कि मनोहर लाल जी आपकी स्वीकृति लेकर मैं लिख भी डालूँ कभी कुछ। नहीं, ज़रूरी है, ज़रूरी है। मुझे बहुत प्रसन्नता इसलिए भी है कि कई कार्यक्रम होते हैं जो भव्य होते हैं, आडंबर होता है। इस कार्यक्रम की एक खासियत है, जब दूर तक देखता हूँ, हर वर्ग के लोगों को देखता हूँ, पूर्व सांसदों को देखता हूँ। सुनीता सोचेंगी मेरा नाम नहीं लिया, सुनीता जी सबसे पहले आपको देख लिया। सुनीता जी अधिकारी रही हुई है इंडियन रेवेन्यू सर्विस की। और धर्मवीर जी, अंत में कहना चाहता था पर बीच में कहना पड़ रहा है, मेरी राजनीतिक यात्रा के अंदर सबसे बड़ा जो धक्का लगाया वो धर्मवीर जी ने लगाया। और तब धर्मवीर जी मंत्री थे, याद है धर्मवीर जी। और मैं झुंझुनू से 75 जीप लेकर आया था। संख्या तो ज़्यादा थी पर नाम 75 रखा क्योंकि ताऊ का 75वां जन्मदिन था। याद है ना आपको। और आपने जो हमारे लोगों को खिलाया पिलाया उससे मुझे बहुत नीचा देखना पड़ा, क्योंकि आज तक भी वो लोग कहते हैं कि आप धर्मवीर जैसा स्वादिष्ट भोजन कब कराओगे। आज तक भी कहते हैं। Ladies and gentlemen, it's a great occasion
that one of the towering giants of our social system, who never had ambition of his own, who was always fired by the zeal of serving the people at large, has penned down his thoughts. His simplicity, his modesty, his sublimity, his commitment to nation is emulative, remarkable. रेखा जी, आप तो बहुत पीछे बैठ गई, राज्यसभा की सदस्य हैं, हम तो सदन में भी आपकी सीट को आगे करने की सोच रहे थे, अभी आपको देख लिया। मैंने कहा बहुत से लोग हैं जिनको मैं देख नहीं पाऊंगा, बट आई मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल रणवीर जी, राज्यसभा के सदस्यों के लिए, क्योंकि आई हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर भी मैं शुरू में कह चुका हूँ और इस बात पर मैं कायम भी हूँ कि वसुंधरा जी को ही पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। विकट परिस्थितियों में यहाँ न होने की वजह से मेरी धर्मपत्नी नहीं आ पाई, पर उसने कहा मैं तो हैदराबाद जाकर भी ये बात व्यक्त कर दूंगी, उनकी बात मैं भी व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक हो? यशोधरा, वेदांशी, ठीक हो? अच्छा है, पक्का? इधर आ जाओ दोनों, दोनों के दोनों आ जाओ, और कोई मत आओ। बस ये मेरा अंतिम वाक्य है आज के भाषण का।